सभी मित्रों को नमस्कार। मित्रों, आप सभी मित्रों का हिंदी साहित्य समागम एमके में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। इससे पूर्व हमने देखा था झारखंड पीजीटी का विश्लेषण किया था हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो भाषा साहित्य से संबंधित थे, प्रमुख संस्थाओं से संबंधित थे और ऐतिहासिक लेखकों से संबंधित थे। आज हम देखेंगे, उसके बाद हमने बिहार टीजीटी का पेपर देखा था, उसके भी कुछ क्वेश्चनों का विश्लेषण किया था। और आज हम देखेंगे जो 23 अगस्त 2023 को झारखंड पीजीटी के जो पेपर हुआ था उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों का विश्लेषण करेंगे, आकलन और विश्लेषण करेंगे कि किस प्रकार का वहाँ पर जो है पेपर बना था। वह जो कुछ सरल क्वेश्चन थे जिनका स्तर कठिन नहीं था, वो क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब हम आज उन महत्वपूर्ण या कठिन स्तर के प्रश्नों को देखेंगे जिनका संबंध यूजीसी नेट से था, या जो सिलेबस यूजीसी नेट में जो सिलेबस में लगे हुए थे, महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम में लगे थे, उन कथनों, उनके कथन, लेखकों के कथन और साथ में जो रचनाकारों से संबंधित आलोचकों ने उनके बारे में जो कथन दिए थे, वो महत्वपूर्ण पॉइंट पर, बिंदु पर हम आज चर्चा करेंगे। तो देखते हैं कि पहला प्रश्न था, छंदों का अभ्यास मेरी वृत्ति में नहीं है। तो यह कथन था विलोम का। विलोम आषाढ़ का एक दिन नाटक का पात्र है और आषाढ़ का एक दिन नाटक जो है 1958 में यह नाटक लिखा गया था। तो आप इस पॉइंट को भी नोट कर लेंगे। अगला है आषाढ़ के एक दिन नाटक जो 1958 में लिखा गया, इसके महत्वपूर्ण पात्र। यह आषाढ़ का एक दिन जो नाटक है यह आपके पाठ्यक्रम में लगा हुआ है और इसके जो मुख्य और प्रमुख जो पात्र हैं, अंबिका, मल्लिका, दंतुल, मातुल, निरपेक्ष, विलोम, रंगणी, संगणी, अनुसार और अनुनासिका। यहाँ इस प्रश्न से आपको ऐसा लगता है कि जैसे हम व्याकरण की साहित्यिक से संबंधित या हम स्वर व्यंजन पढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सारे पात्र जो हैं, इसीलिए मैंने लिखे हैं, ये आषाढ़ के एक दिन नाटक के पात्र हैं। आपको ये इन पात्रों के नाम याद होने ही चाहिए, क्योंकि अगर इस प्रकार के क्वेश्चन अगर बनता है तो आपके लिए पीजीटी और शायद ही पीजीटी के साथ साथ आपके लिए जो नेट में यह महत्वपूर्ण काम करेगा। तो आप इन पॉइंटों को भी रख लेना कि इस प्रकार से प्रश्न जो बन सकते हैं। तो आपके जैसे विलोम ये पात्र था, आपने सुना नहीं होगा, लेकिन आपने जिसने अभ्यर्थी ने भी अगर यूजीसी नेट जेआरएफ का पेपर दिया होगा तो अवश्य उनको इन पात्रों के नाम का पता होगा कि ये पात्र जो है आषाढ़ के एक दिन नाटक के थे। और आषाढ़ के एक दिन नाटक जो है यह मोहन राकेश की नाटक है, आधे अधूरे आषाढ़ का एक दिन। आगे हम देखते हैं तीसरा नंबर का प्रश्न, कालिदास को लेखन के लिए प्रेरित किया। तो कालिदास को लेखन के लिए जो है मातुल ने प्रेरित किया। तो मातुल ने यह मल्लिका से कहा था। ये वार्तालाप हो रही है दोनों ही, क्योंकि नाटक में पात्रों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, तो दोनों पात्रों के बीच वार्तालाप का विषय चल रहा है। तो कालिदास का लेखन के प्रति जो प्रेरित किया था वह मतुल ने किया था। तो मतुल मल्लिका से कह रही है। किसकी रचनाओं को केस हिस्ट्री माना गया है? तो यह मनोहर श्याम जोशी की रचनाओं को केस हिस्ट्री माना गया है। मनोहर श्याम जोशी एक प्रसिद्ध रचनाकार उत्तराखंड के हैं, जबकि ये पीजीटी प्रवक्ता में उत्तराखंड के सिलेबस में यह लगा हुआ है। प्रेम की खेती या प्रशांत, एक जो है प्रशांत नाम का पात्र है, तो यह भी आपको याद होना चाहिए। यह भी हमारे पाठ्यक्रम यूजीसी नेट में लगा हुआ है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, नाटक में गांधीवादी थे। तो नाटक में गांधीवादी थे बावन दास। ये बावन दास जो है मेला आंचल के पात्र है। तो आप इस प्रकार से भी नोट कर सकते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न बने हुए थे। अगर आपको मेला आंचल के बारे में पता होगा कि ये फाणीसर प्रसाद रेणु की है, 1954 में यह रचना लिखी गई थी, लेकिन इनके पात्र पूछे गए थे। तो यह हमारा यूजीसी नेट पाठ्यक्रम में भी लगा हुआ है। तो यह सारे क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं ये यूजीसी नेट से लगे हुए हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि आप हर प्रकार से रचनात्मक
और आलोचनात्मक ढंग से अध्ययन करें, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम एलटी और लेक्चरार का होगा हिंदी में, जो कि महत्वपूर्ण भूमिका होगी। अगर आप दूसरे स्टेट के पेपर को देखते हैं, शायद में आप अच्छे नोट्स खुद अपने नोट्स बनाते हैं, तो यह आपके लिए एक औषधि का कार्य करेगी। तो मैला आंचल के बारे में मैंने कहा था, यह जो है मोरी गांव का चित्रण इस नाटक में किया, इस उपन्यास में किया गया है। मैला आंचल पहले आंचलिक उपन्यास है। आंचलिक मैंने पूर्व में भी कहा था कि आंचलिक एक क्षेत्र विशेष, एक छोटे से क्षेत्र विशेष की घटनाओं के बारे में, वहाँ से होने वाले संस्कृति, विभिन्न विभिन्न परंपराओं के बारे में उसका उल्लेख किया जाता है, वही आंचलिक उपन्यास हुआ। तो आंचलिक उपन्यास से शुरुआत यहीं से मानी जाती है। आदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है। गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। या रामचंद्र शुक्ल की उक्ति और कथन है। निबंध के बारे में रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। तो यूजीसी नेट में 100% रामचंद्र शुक्ल की कोटेशन, रामचंद्र शुक्ल के कथन तो महत्वपूर्ण होते हैं। कुरुक्षेत्र रचना, तो यह दिनकर की रचना है। कुरुक्षेत्र के 1946 में इनकी महत्वपूर्ण रचना हम देखते हैं। रश्मि रथी 1952, उर्वशी 1961 और परशुराम की प्रतिज्ञा 1963। उर्वशी को जो है 1961 में जो रची गई थी, इसे जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी नवाजा गया था, पुरस्कार दिया गया था। आगे हम देखते हैं 9वां नंबर का प्रश्न, भारत दुर्दशा में किस राज्य का प्रतिनिधित्व है? तो यह बंगाल के नए प्रकार का प्रश्न बना हुआ है। हमने यह तो देखा था कि भारत दुर्दशा के बारे में, देश प्रेम और देश के बारे में, देश की अराजकता के बारे में जो है भारतेन ने यह नाटक लिखा था। और 1980 में यह रचना रासक या लास्य नाटक भी इसको कहा जाता है। आप नोट कर लेना, रासक या लास्य नाटक भी इस नाटक को कहा जाता है। और बंगाल की जो है बंगाल क्षेत्र से संबंधित यह नाटक था। तो यह भी नए प्रकार का प्रश्न बना हुआ था, तो इन पॉइंटों को भी आप देख सकते हैं। भारत दुर्दशा जो है हमारे नेट में लगी हुई है, और इसके साथ अंधेर नगरी नाटक हमारे नेट के सिलेबस में लगी हुई है। ये दो नाटक भारतीय के हमारे नेट पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं। अंधेर नगरी 1881 में यह प्रस्थान नाटक है। आगे देखते हैं हम 10वां नंबर का प्रश्न, गोदान में वकील, जो गोदान में वकील नाम का पात्र है, उनका क्या नाम है? तो श्याम बिहारी तनखा। श्याम बिहारी तनखा ये जो महत्वपूर्ण पात्र थे। अब यहाँ से आपको एक महत्वपूर्ण पॉइंट बताना चाहूँगा, जैसे कि सरस्वती पांडे या एन शॉर्ट बुक हैं, तो उसमें तो पात्रों के कम ही नाम दिए हैं। आपने पढ़ा होगा होरी, धनिया, गोबर, धुनिया, भोला, राय साहब, मेहता, मालती। तो ये गौण पात्र हैं। जो है हमारा जो गोदान उपन्यास है, इसमें दो प्रकार के पात्र हैं। एक तो जो है गौण पात्र हैं, और दूसरा जो है मुख्य पात्र हैं, प्रमुख पात्र हैं। तो गौण पात्र में श्याम बिहारी तनखा हैं। यह जो है ओमकारनाथ, श्याम बिहारी तनखा, मिर्ज़ा खुर्शीद, ये तीनों लोग जो है पत्रकार या संपादक बंधु हैं। गोदान एक बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, उपन्यास है प्रेमचंद का। और उपन्यास किसान के जीवन की महागाथा और ऋण की समस्या का आकलन इसमें किया गया है। तभी इतनी प्रसिद्ध रचना है कि जितने बार आप पढ़ोगे उतने बार आपका मन करेगा कि हम इसको पढ़ते ही रहे। इसके प्रमुख पात्रों के बारे में मैंने पूर्व में भी चर्चा की थी। होरी की पत्नी धनिया है, और होरी का जो लड़का है गोबर, और गोबर की पत्नी धुनिया है। भोला, राय साहब, मेहता, मालती, इसमें इस प्रकार के बहुत से पात्र हैं। होरी, धनिया, गोबर और धुनिया, इन महत्वपूर्ण पात्रों के नाम आपको याद होने ही चाहिए कि आप अगर नेट के साथ अगर आप प्रवक्ता की तैयारी कर रहे हो, तो निश्चित तौर पर 100% इस प्रकार के आपको इन रचनाओं के पात्र और इनके जो हैं रचनाकार आपको याद होने ही चाहिए। अगला प्रश्न है 11 नंबर का। इसी प्रकार से इस उपन्यास से दूसरा क्वेश्चन भी बना हुआ है। झुनिया के पिता की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो झुनिया के पिता की मृत्यु बेलरी में, मुंबई में हुई थी। अगला महत्वपूर्ण रचना है, इससे पूर्व मैंने कहा था
कि इसमें जो है ज़्यादा कोटेशन है, कथन है और पात्रों के कथन हैं, रचनाकारों के कथन हैं और रचनाकारों के संबंध में आलोचकों के कथन हैं। 12वां नंबर का प्रश्न है, नारी केवल तुम सरदा हो, विश्वास रजत नख तल में। नारी तुम केवल सरदा हो, विश्वास रजक नख तल में, नख तल में। तो इस प्रकार से ये आधा पंक्ति आई थी, मैंने इसमें पूरा नोट किया है। तो आप इस प्रकार से जब आप अपने नोट्स बनाते हैं तो निश्चित तौर पर पूरा कथन लिखा करें या पूरी पंक्तियाँ लिखा करें, चाहे वो काव्य की हो या गद्य की, पद्य, जिस भी प्रकार की रचनाएं हो। इसमें कामनी से यह है, जो कामनी जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचना है और इसमें जो है ये सरदा का वाक्य था, ये लज्जा का जो कथन था। इसमें जो प्रमुख पात्र हैं सरदा, लज्जा, ईड़ा और कुमार, 1935 में यह रचना रची गई थी। तो इसके जो है इसमें पात्र के साथ इसमें जो है 15 भाग हैं, तो 15 भागों के नाम आपको ही याद होने चाहिए, क्योंकि हर बार यहाँ से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। पीजीटी प्रवक्ता में यहाँ से भी एक क्वेश्चन बना था, उत्तराखंड 2020-21 में जो पेपर हुआ था प्रवक्ता का। चिंता को आशा हुई, श्रद्धा ने किया काम, काम से वासना, वासना से लज्जा। इस प्रकार से आपको 16 के 16 जो है इसके भाग याद होने चाहिए और इसके पात्रों के नाम भी आपको याद होने चाहिए। आगे हम देखते हैं कि मैथिली शरण गुप्त की रचना बिना महाभारत के पात्र पर। ऐसी रचना मैथिली शरण गुप्त की कौन सी थी जो जिसमें महाभारत के पात्र नहीं थे? तो तिलोत्तमा जो रचना थी उसमें जो है महाभारत के पात्रों का उल्लेख नहीं किया गया है। जबकि बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं मैथिली शरण गुप्त की। भारत भारती, जिसकी 1912 में यह रचना रची गई थी। पंचवटी 25 में, साकेत 31 में, यशोधरा की रचना जो हुई थी 1957 में यह रचना हुई थी। और भारत भारती इतनी प्रसिद्ध रचना थी कि इस भारत भारती की रचना जब हुई थी तो इसमें राष्ट्र प्रेम की भावना से यह उससे संबंधित यह रचना थी और महात्मा गांधी जी ने मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की संज्ञा दी थी और राष्ट्र कवि को इन्हें कहा गया था मैथिली शरण गुप्त को। आगे हम 14 नंबर का प्रश्न देखते हैं। रणेंद्र की रचना मुंडा समुदाय पर थी। जो रणेंद्र एक रचनाकार थे, आपने ये रचना देखी होगी और सुना भी होगा, तो आपको ये रचना जो है ग्लोबल गांव का देवता रणेंद्र की एक प्रमुख रचना है जो मुंडा समुदाय पर रची गई थी। 15 नंबर का प्रश्न, प्रेमचंद से काफ़ी क्वेश्चन बने हुए हैं। प्रेमचंद के उपन्यासों का क्रम। तो प्रेमचंद के उपन्यासों का क्रम सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि, सेवा सदन, रंगभूमि, निर्मला, कर्मभूमि, गोदान, ये महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। सेवा सदन 18 में, यह सेवा सदन जो रचना थी यह 18 में लिखी गई थी। उसके बाद रंगभूमि 25 में, निर्मला 27 में, कर्मभूमि 33 में और गोदान की रचना जो है 1936 में हुई थी। तो इस प्रकार आपको महत्वपूर्ण रचनाकारों के रचना के सन आपको याद होने ही चाहिए, क्योंकि आप लेक्चरर की तैयारी करने चाहते हो तो आपको इस प्रकार की रचनाओं के नाम याद होने चाहिए, इनके पात्रों के नाम होने चाहिए और किस विषय इसका जो है कथन, इसकी भूमिका, प्रत्येक उपन्यास नाटक की भूमिका भी आपको याद होनी चाहिए महत्वपूर्ण उपन्यासों की, जिससे कि आप आने वाले एग्ज़ाम में अपने बेहतर तैयारी के साथ आप क्षेत्र में जाए और अच्छे अंक अर्जित कर सकते हैं। लेकिन यह तभी संभव है जब आपके रचनात्मक ढंग से आप तैयारी करोगे। 16 नंबर का प्रश्न है, प्रसाद की रचनाओं का क्रम है। तो सर, प्रसाद की रचनाओं का क्रम है झरना, आंसू, लहर, कामनी। तो आपको मालूम होगा कि झरना 18 में लिखी गई थी, आंसू, कामनी, इस प्रकार के इनके रचनाओं का क्रम है। आगे है कवि आज्ञे की रचना। तो इनके भी जो कवि आज्ञे है इनकी रचनाएं भी पूछी गई थी। इत्तिलम इनकी पहली रचना है। हरी घास में क्षणभर एक प्रसिद्ध रचना है जो कि यूजीसी नेट में लगी हुई है। और इससे पूर्व मैंने जो मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती और साकेत भी यूजीसी नेट में ये रचना लगी हुई है। तो इसलिए भी मैं
कहा कि जिस अभ्यर्थी ने भी आने वाले एग्ज़ाम या पूर्व के एग्ज़ामों में तैयारी की होगी यूजीसी नेट, तो 100% उसके लिए आने वाले एलटी या लेक्चरर या केवीएस या नवोदय या ईएमआर के जो पेपर होंगे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। कितनी नावों में कितनी बार इनकी अगली रचना है आगे की, जो कि 1966 में यह रचना लिखी गई थी और इस रचना को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है कौन तुम संस्कृत जलनिधि तीर तरंगों से फेंकी मणि एक। ये जो है पूरी पंक्ति नहीं आई थी, केवल इस पंक्ति जो है पंक्ति कौन हो तुम संस्कृत जलनिधि, यहीं तक ये पंक्ति पूछी गई थी। तो तीर तरंगों से फेंकी मणि एक, तो आप कभी भी किसी भी प्रकार के, क्योंकि आप हिंदी पढ़ रहे हो तो आप निश्चित तौर पर आपको कवियों की पंक्तियाँ, काव्य की पंक्तियाँ थोड़ी बहुत याद होनी चाहिए। और उनका जब तक आप पूरा नोट, कई बार हम क्या करते हैं कि 4 पंक्तियों की जगह में एक ही उसकी पहली पंक्ति लिख कर छोड़ देते हैं, और आने वाले एग्ज़ाम में जैसे हमें उसकी दूसरी तीसरी पंक्ति या लास्ट पंक्ति पूछी जाती है तो वहाँ पर असामंजस्य की भावना पैदा हो जाती है, जहाँ से हम बेहतर आकलन नहीं कर सकते। और बेहतर आकलन तभी होगा कि जब हम पूरी तरीके से इन रचनाओं को देखेंगे। यह रचना जो है यह कामनी से है। तो यह क्या थी, यह रचना जो है अधूरी पंक्ति, और मैं इस पूरी पंक्ति को हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप इस प्रकार से अपना आकलन कर सकते हो। 19 नंबर का प्रश्न है हिंदी में मिलावट नहीं हो सकती, ये अमीर खुसरो की पंक्ति है। अगला प्रश्न देखेंगे हम, देश की दुर्दशा निहारे डूबती हो उबारेंगे देवसेना का यह वाक्य है या स्कंदगुप्त नाटक से संबंधित है। तो यह महत्वपूर्ण प्रश्न थे कि जो परीक्षा में पूछे गए थे, और यह वो महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो यूजीसी नेट के सिलेबस में लगे हुए हैं। 20 से 22 नंबर, 110 नंबर का जो है पेपर बना हुआ था झारखंड पीजीटी का, जिसमें से 20 से 22 क्वेश्चन ऐसे थे कि जिनका सीधा संबंध यूजीसी नेट के सिलेबस में जो लगे हुए थे। और इस प्रकार से हमें सारा कुछ पढ़ना पड़ता है। स्पेशल पाठ्यक्रम में जो लगे हुए हैं विशेष, वो तो हमें यूजीसी नेट ही में पढ़ते हैं, जहाँ पे पात्र का नाम, पात्र और रचनाकार का नाम, रचना के सन और रचनाओं का क्रम, और जो रचना है उसकी भूमिका हमें जो है वहाँ विस्तार रूप से पढ़नी पड़ती है। तो ये जो एक पंक्ति थी, ये भी जो है आधा, अक्सर ये पंक्ति नारी तुम केवल सरदा हो, नारी तुम केवल सरदा हो, यह पंक्ति कई बार आधा ही पूछी जाती है, लेकिन यह पूरी पंक्ति जो है क्या कहती हो, ठहरो नारी संकल्प आंसू जल से अपने, तुम दान कर चुकी हो पहले ही जीवन के सोने से सपने, नारी तुम केवल सरदा हो, विश्वास रजत नग तल्प में नारी, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के समतल में। यह 4 पंक्तियां हैं, तो आपको इसको पूरा देखना होगा। कई बार यह प्रश्न पूछा जाता है, और कभी यह पहले से पूछा जाता, अभी ये तीसरी पंक्ति से पूछा गया था, कभी ये दोनों पंक्ति पूछा गया था, तो आदमी अपना आकलन कर लेता है। लेकिन जब आधा अधूरे पंक्ति होती है तो वहाँ पर आकलन करना इतना सही नहीं होता, हमारा आकलन कभी कभी गलत भी हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। इससे संबंधित जो और भी क्वेश्चन होंगे, उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं आपके सम्मुख लाने का कोशिश करूँगा। तो एक बार पुनः आप सभी मित्रों का